this lecture of law of motion, we are going to derive an expression for the work done in sliding a body over a rough horizontal surface. So we are going to find work done in sliding a body over rough horizontal surface. बेटा देखिए, आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो दो तरह की होती है, एक तो स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग. अभी हम स्लाइडिंग के बारे में बात करेंगे. सपोज आपके पास एक बॉडी है, ठीक है. आपने उसको फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, वो बॉडी, वो फोर्स जो अप्लाई किया वो बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गई. लेट ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया. लेट एस डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का, ठीक है. लेट इस बॉडी का जो वेट था वो था mg, जो हमेशा कहाँ को लगेगा, डाउनवर्ड. mg यहाँ को लगा. इसका जो रिएक्शन होगा ऊपर को होगा r. फोर्स है इसका इधर को F, यहाँ अप्लाइड फोर्स है. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है इस बार, वो लग रहा है F के. बॉडी स्लाइड कर रही है बेटा. अब आपका जो स्टैटिक है वो काइनेटिक बदल जाएगा. क्लियर. सिमिलरली वही फोर्स अप्लाई, फोर्स एक डस्टर था, इसको ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, अभी मूव कर रही है, तो उसका जो फ्रिक्शन F की होगा, सिमिलरली यहां पर भी सेम अप्लाई होगा. सो व्हाट इज वर्क. मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे इतना फोर्स देना पड़ेगा कि ये बॉडी मूव कर जाए, ये बॉडी मूव कर जाए. मतलब मेरा ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये मूव करेगा. सिंपल सी बात है. अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शंस को काइनेटिक कन्वर्ट करना है तो आपको उस बॉडी के फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाइड फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो बॉडी मूव करेगी. तो हमने एक बॉडी कंसिडर की जिसका वेट था mg. रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये है आपका रफ इंक्लाइन प्लेन. क्लियर. और इसका जो mg है वो बैलेंस है इसके नॉर्मल रिएक्शन r से. हमने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया वो था F, और यहां पर F के जो है वो है बेटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वर्क डन, यहां मुझे जो काम करना पड़ेगा इस फ्रिक्शन के अपोजिट करना पड़ेगा. सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो वर्क होगा इन मूविंग, अभी बॉडी को मूव करना है, मूविंग बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s. कितना होगा, वर्क होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई पर डिस्प्लेसमेंट. पर यहां पर फोर्स जो है बेटा ये वाला फोर्स होना चाहिए. इतना फोर्स अगर देंगे आप उसे तब ये बॉडी मूव करेगी. F के मल्टीप्लाई बाय s, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. और आपको पता है जो आपने लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देखे कि उसका जो F के अपॉन में आपका जो R होता है वो बराबर होता है म्यू के. जो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रेशियो होता है आपके रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन. सो एफ के की जगह लिख सकता हूं मैं म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर. क्लियर बेटा. म्यू के इजीली आप फाइंड कर सकते हैं एंगल से, और आर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं उसके मास से. तो आपको सिंपल से यहां पर इजीली मिल जाएगा. वर्क कितना किया आपने, म्यू के आर मल्टीप्लाई बाय एस, ये आपने वर्क किया. वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको. ठीक है. और आपको आर पता है इस बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी रखी गई यहां पर, इसका आर कितना होगा, इसका जो आर होगा वो उतना ही होगा जितना इसका वेट होगा. तो आप आर की जगह लिख सकते हैं mg. तो आ गया आपका W इज इक्वल्स टू म्यू के mg मल्टीप्लाई बाय एस.
तो इजीली आप एंगल से ये निकाल लेंगे, एम जी वेट है और एस डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। कि कितना आपने स्लाइड करने में वर्क डन किया। जब सरफेस कैसा हो आपका, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, याद रखिएगा, जब आपका सरफेस कैसा हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो। अगर आपका सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, क्या ये वर्क उतना ही रहेगा? अगर आपका सरफेस ऐसे ना होके ऐसे होता, लेट इस तरह से, तो क्या होता? सो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन निकालते हैं बेटा। इस बार इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। इस बार जो है बात करेंगे हम वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड, नीचे ले जा रहा हूं बॉडी को, डाउन एंड inclined प्लेन, ठीक है। सपोज आपके पास एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो थीटा है, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होते हैं। लेट एक बॉडी है ऐसे, क्लियर। ये बॉडी जैसी मैं इसे इंक्लाइंड प्लेन पे ले गया, ये गिरना स्टार्ट हो गई। इस बॉडी को मैं ऐसे रखा हूं, ऐसे जैसे करूंगा ये मूव करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मूव करना स्टार्ट हो गई तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी कहां जा रही है, बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो आगे को है, मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आगे को है, ठीक है। और उसका जो रिएक्शन होगा सरफेस के नॉर्मल होगा, ये है आर। इसका मास हमेशा ऐसे जाएगा, बिल्कुल नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो फ्रिक्शन है वो है ऐसे, एफ के। इस एम जी, अगर ये एम जी है तो इधर पे कंपोनेंट आएगा इसका एम जी कॉस थीटा, थीटा यहां लेंगे, अभी बताया था आपको क्यों, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा इससे पहले वाला। सिमिलरली एक इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा यहां, ये होगा आपका एम जी साइन थीटा, क्लियर। चलिए, तो भैया अब इनके फोर्स को हम बैलेंस कर लेते हैं। साफ दिख रहा है यहां पर, जो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बराबर होगा इसके एम जी कॉस थीटा के, जितना ये उतना ये बैलेंस है। देखिए बॉडी आगे मूव कर रही है, तो इसका मतलब, और आगे में लगने वाले फोर्सेज जो है, एक तो ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, वो इसके, अगर बॉडी बराबर है तो सिंपल सी बात है बेटा, सो द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होगा टू जस्ट मूव द बॉडी डाउन, just move the body down the inclined plane। inclined plane के नीचे आने जो अप्लाइड फोर्स होगा F, वो बेटा बराबर होगा, देखिए दिस माइनस दिस। क्यों? ये ज्यादा होगा तभी तो बॉडी नीचे जा रही है, अगर ये ज्यादा होता तो बॉडी मूव ही नहीं, बॉडी डाउन मूव ही नहीं करती। मतलब एक टाइम ऐसा होता कि अभी देखिए डाउन नहीं जा रही, मतलब उसका F के जो है वो एम जी साइन थीटा से ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये फोर्स पता करना है, तो इस फोर्स में से ये वाला फोर्स हटा दीजिए, जो जिस फोर्स से नीचे जा रहा होगा वो फोर्स ये होगा। दोबारा सुनिए, अगर आपको ये फोर्स पता करना है तो आप इसमें से ये हटा दीजिए। अगर आप इस फोर्स में से ये फोर्स हटा देंगे, ये ज्यादा है,
तो आपका जो बचा हुआ फोर्स आएगा वो यही फोर्स होगा। तो एफ जो होगा आपका होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। क्लियर? ठीक है। या ऐसे बोले, अभी देखिए हमने जस्ट केस लिया है, जस्ट मतलब बॉडी बॉडी चल नहीं रही है, चलने ही वाली है, चल चल पड़ी है, मतलब एक आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। ये वाला पॉइंट दोबारा देखिए, ये वाला पॉइंट चलने ही वाली है, अब फिर चलती रहेगी। तो आपका पक्का जो फोर्स होगा, अब बॉडी चलने ही वाली, चल गई है मतलब, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा इससे। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर चलने वाली है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा इससे, और चल चुकी है तो ये ज्यादा होगा इससे। तो हमने बात की जस्ट की, चल नहीं वाली है, तो आपका जो अप्लाइड फोर्स होगा वो बराबर होगा एफ के, अभी ये ज्यादा होगा एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, फोर्सेस बैलेंस कर लीजिए, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। देखिए इन दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो ये एट इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये जाएगा एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ के। चलने वाली मतलब ये फोर्स इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल लीजिए साइड चेंज करके, मैं इसको इधर ले आया, ये हो गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बेटा यहां से आपको पता है जो एफ के होता है वो बराबर होता है बेटे म्यू के इंटू आर। ठीक है, और आर बराबर होता है बेटे आपके, आर बराबर है बेटे आपके एम जी कॉस थीटा के। तो अप्लाई कर देता हूं, एफ के की जगह आ जाएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ये है आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स ये आ गया, तो इसका mg कॉमन निकाल लेता हूं, mg कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ। अब आपको पता करना है वर्क। सो वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेट ये बॉडी यहां से यहां पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट इसने किया s, तो इसका जो वर्क होगा कितना होगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है इसका? mg म्यू के कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करता हूं बट डिस्प्लेसमेंट से, यही आपका वर्क होगा जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन में होगी, इंक्लाइन प्लेन पे नीचे को आ रही होगी। अब आप ऊपर को ले जाने के लिए फाइंड, आपका होमवर्क ये है कि अगर बॉडी ऊपर जाएगी, अगर मैं उसे ऊपर धकेलूं मतलब इंक्लाइन प्लेन से बॉडी को ऊपर ले जा रहा हूं, तब कितना वर्क होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, सेम डेरिवेशन है, बस साइन चेंज हो जाएंगे यहां पर, देखना। चलिए, ये था वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, चलिए आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या था बेटा? म्यू के एम जी इंटू एस, कोई वहां पर थीटा कंपोनेंट नहीं आया, तो आपके एंगल से इंडिपेंडेंट था। यहां पर आपके थीटा कंपोनेंट आए हैं, और यहां पर जो थीटा है वो पता ही है आपको क्या है, आपका एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। चलिए, अगर मैं बोलूं कि उसको एक्सेलरेशन कितना लगा, इसी सेम डायग्राम में उसको नीचे आने में एक्सेलरेशन जो था उस बॉडी का कितना था? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? ठीक है, तो आपको पता है, आपका जो आपको पता है जो आपका फोर्स आया वो आया एम जी चलिए आपका दोबारा एक बार इसमें थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपका जो इस बार बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ए होगा, लेट बाय कंपोनेंट वही रहेंगे, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये है आपका एम जी साइन थीटा, ये आर, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा एफ के। तो सिंपल सी बात है, इसका जो एफ होगा, इस बार बॉडी चल रही है, बॉडी एक्सलेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का ये कंपोनेंट ज्यादा होगा इस कंपोनेंट से। इस बार एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार बॉडी चल रही है, तो चल रही है तो पक्का ये कंपोनेंट ज्यादा होगा इससे। तो अप्लाइड फोर्स इस बार हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। लास्ट टाइम क्या था देखा था आपने, लास्ट टाइम एफ के माइनस एम जी साइन थीटा था, क्योंकि उस टाइम चलने वाली थी, चली नहीं थी, तो उसका मतलब एफ के ज्यादा होगा इससे। लेकिन इस बार चल चुकी है, एक्सेलरेशन आ चुका है बॉडी में, तो ये ज्यादा होगा पक्का इससे। आर आपको बताइए क्या होगा, आर बराबर होगा आपकी एम जी कॉस थीटा के, ठीक है। और एफ के बराबर होता है आपके, एफ के बराबर होगा आपका म्यू के इंटू आर, और आर बराबर होगा, आर होगा आपका एम जी के, ठीक है, एम जी कॉस थीटा के। पुट कर देता हूं, यह आ गया आपका एम जी साइन थीटा, एफ के आ गया आपका म्यू इंटू आर, म्यू के इंटू आर, आर है आपका एम जी कॉस थीटा, यहां से दोबारा एम जी कॉमन निकाल लिया मैंने, साइन थीटा माइनस एम जी कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू एफ। तो आपने फोर्स फाइंड कर लिया। फोर्स बराबर होता है बेटे मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो इस एफ की जगह लेता हूं एम इंटू ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका एम इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इस ए को एम को यहां ले आता हूं, तो ये आ जाएगा ए आ गया आपका जी, एम जब नीचे आएगा तो इस एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये है बेटा आपका जो बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा जब वो नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइडिंग, स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। तो ये उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब तो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। चलिए एक और सवाल, और एक लास्ट टॉपिक, छोटा टॉपिक है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, अभी मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगी। याद में सपोज आपके पास एक सरफेस है और एक आपका टायर है, एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है। तो एक्चुअली व्हील करता क्या है, हल्का सा यहाँ उसको प्रेस करता है, ग्राउंड को प्रेस करेगा तो यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है बेटा, ठीक है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिप्रेशन आपकी रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज होता है। फिर यहाँ पर आपकी टायर घर्षण करेंगे, घिसेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play when a body rolls over the
सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी तब ये आपके आता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो थोड़ा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमने देखा आपकी जो बॉडी थी, जो कांटेक्ट था उसका, जैसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू द प्लेन, इसके प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, तो इस वजह से आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है थोड़ा सा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। अब एक कुछ रूल भी है, रोलिंग फ्रिक्शन होता कितना है। आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आर के, रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के। आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेडियस ऑफ जो भी आपका टायर है। ठीक है, तो कंबाइन करूंगा तो एफ आर आएगा आपका कांस्टेंट म्यू आर रोलिंग फ्रिक्शन आर अपॉन में म्यू, ये होता है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, दो सिंपल चीजें, दो सवाल। एक सवाल है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब है बेटा, पता ही हो, लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेंट लगाना। जैसे आप कि टायर में आप ऑयल एलिंग करते हैं, ठीक है, आप कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हैं, ये सारे मेथड्स हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपके तरीके कैसे कैसे आप ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, ऑयल करेंगे, पॉलिश कर देंगे सरफेस को। ठीक है, या आप बॉडी में स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रीमलाइन बॉडी। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, कभी देखिएगा स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो हमेशा कर्व होती हैं, ऐसे ऐसे कर्व ही होती हैं। मतलब आपका जो एयर होता है वो मतलब शेप की वजह से हो, या फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन शेप बनाएंगे जरा, तो उससे आप, और आपने वहां भी देखा होगा जब एक साइकिलिस्ट साइकिल चलाता है उसका हेलमेट देखना, उसकी हेलमेट की शेप ऐसी होती है, इस तरह की। ठीक है, थोड़ा सा आपका एयर फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और आप यूज करते हैं बॉल बेयरिंग। साइकिल में देखा होगा आपने, छर्रे डाल देते हैं, छोटे छर्रे डाल देते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग कहते हैं इनको, टायर्स वायर्स में। ये सब तरीके होते हैं बेटा आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। ठीक है, तो लुब्रिकेशन कुछ नहीं है, मेथड है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। लास्ट एक और चीज, छोटा सा एक सवाल है, पूछे बोला जाता है फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन। ठीक है, नेसेसरी मतलब जो हमको चाहिए, इविल मतलब हमको नहीं चाहिए। फ्रिक्शन कभी कभी हमको चाहिए भी होता है, कभी कभी नहीं भी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, अगर मैं वॉकिंग की बात करूं, जब मैं हमें चलना हो, ठीक है, जो हमारी टाइल्स होती हैं बेटा, मतलब आपने इसमें फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करनी है। फ्रिक्शन की जो बाथरूम टाइल्स लगाते हैं और जो रूम पे टाइल लगाते हैं वो डिफरेंट होती हैं। बाथरूम की टाइल में थोड़ा सा रफनेस ज़्यादा होती है ताकि वहाँ पर इजीली वॉक कर पाए, तो वहाँ हमको फ्रिक्शन चाहिए। रूम की टाइल्स में जो होती है प्लेन होती हैं, वहाँ हमको फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता। ठीक है, और एग्जांपल दूं, जैसे मशीन में हम ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि उसमें वियर एंड टियर ना हो। ठीक है, यहां पर हमको फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी आइस खेलते हैं ना, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी,
उनके जो शूज होते हैं एकदम स्लाइड करते हैं किसमें, आइस पे, तो वो हमको फ्रिक्शन वहां नहीं चाहिए। अगर वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगी, तो आपका एथलीट गिर सकता है। क्लियर। और हम अपने टायर्स में ऐसे होल्स बनाते हैं, ऐसे देखा हो टायर में, आपके टायर के डिजाइन देखे होंगे, आपके टायर में ऐसे ऐसे टायर में डिजाइन होते हैं, ठीक है। हम वहां चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो ताकि हमारी गाड़ी स्लिप ना हो, तो फ्रिक्शन कहीं चाहिए कहीं नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है। क्लियर। कल आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आप इस बुक के इस पेपर पे पेज पे लिखेंगे तो आप मुश्किल से लिख पाएंगे, पर आप इजीली यहां पर लिखेंगे, यहां पर आसानी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होगा तो आपके जो होल्स होंगे पेपर के, बहुत जो होल्स होते हैं ऐसे बहुत माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो आप यहाँ पर आपके जो पेंसिल होते हैं और आपके पेन के जो मार्क्स होते हैं वो फिट हो जाते हैं, वही हमको दिखते हैं ट्रेसेस। क्लियर। तो लिखने के लिए, राइटिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए है, तो फ्रिक्शन कहीं चाहिए कहीं नहीं चाहिए, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इविल है। ठीक है। तो टायर में जो भी ना ऐसा करते हैं ना, ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर देते हैं टायर्स में ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। ठीक है। और आपका जो जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन होता है जहाँ बर्फ गिरती है, उस एरिया में क्या करते हैं लोग ना, रेत डाल देते हैं आपकी रोड पे। जब बर्फ गिरती है ना, जिन रोडों पे आपकी स्नो गिरती है, तो वहां पर नॉर्मली हिल्स एरिया में वहां पर क्या करते हैं हम, आइस होती है, आइस फ्रिक्शन को बढ़ा, आइस फ्रिक्शन क्या करेगी, कम कर देगी, पर हमारा टायर जो है स्लिप करता है, तो वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा रेत डाल देते हैं। रेत क्या करेगा, फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, तो हमारी गाड़ी क्या होगी, स्लिप नहीं करेगी। चलिए। चलिए, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं इस क्लास में, उस सवाल को सोचिएगा, बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको मैं क्लासेस में, जूम क्लासेस में समझा दूंगा। सवाल है, वाई इज इट easier to pull a lawn rower। जो घास काटने की मशीन होती है बेटा, इसको ऐसा ऐसे ले आते हैं, उसे एक रो होता है उसमें, ऐसा होता है, पिच बनाते हैं इससे एकदम फाइन, ठीक, घास काटते हैं अपने गार्डन में। लॉन रोलर, क्यों उसको पुल करना आसान होता है देन पुश इट, इसको पुश करना मुश्किल होता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देखिएगा आप इसको। चलिए, थैंक यू।